भाग 19 इश्क की दीवानगी। मीरा आगे आती है और पेन उठाकर उन पेपर्स पर साइन करने लगती है। मीरा इतनी ज्यादा होपलेस हो जाती है कि उन पेपर्स को पढ़ने तक की जरूरत नहीं समझती। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक माफीनामा ही तो है और रुद्र ने जो कहा है उसे वही लगता है। इधर मीरा के पेपर्स पर साइन करने पर रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। मीरा, मुझे तुम्हारी ये बात अब बहुत अच्छी लगने लगी है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देती हो तुम। अब तुमने जो बिना सोचे समझे इन पेपर्स पर साइन कर दिया है, इससे तुम मेरे और करीब आ गई हो। अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर जा नहीं पाओगी। मीरा को देखकर रुद्र अपने मन में कहता है। रुद्र शैतानी मुस्कान के साथ पेपर्स पर साइन कर रही मीरा को देख रहा था और इधर मीरा उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि उस पेपर पर साइन करके उसने कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया है। शायद रुद्र की किस्मत उसका साथ दे रही थी, क्योंकि मीरा ने उन पेपर्स पर साइन करने से पहले उन्हें पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा। इसकी वजह शायद ये भी थी कि मीरा रुद्र से अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उन पेपर्स पर साइन कर दिया। मीरा पेपर्स पर साइन कर देती है और उन पेपर्स को रुद्र की तरफ मेज पर रख देती है। रुद्र उन पेपर्स को उठाकर देखता है और मीरा के साइन को देखकर रुद्र को ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। मिस्टर राठौर, मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। आप यही चाहते थे ना, तो अब आपका काम हो गया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मीरा गुस्से में बोलती है। रुद्र चेयर से खड़ा होकर अपने कोट के बटन को बंद करता है और मीरा की तरफ आने लगता है। उसे अपनी ओर आते देख मीरा की सांसें एक बार फिर से अटक जाती है। रुद्र उसके करीब आता है और मीरा धीरे धीरे पीछे होने लगती है। रुद्र एकदम से आगे आकर उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। मिस त्रिपाठी, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरे पास खुद चल कर आओगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। रुद्र उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है। मीरा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके रुद्र को देखने लगती है। उसे रुद्र की बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि रुद्र क्या कहना चाहता है। उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उसके पास अपनी मर्जी से जाएगी। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं आपके पास क्यों आऊंगी? मीरा अपने आप को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। क्योंकि मैं रुद्राक्ष सिंह राठौर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुद्र बोलता है और उसके गालों को चूम लेता है। और चाहता हूँ कि तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। तुम हमेशा मेरे सामने ही रहो, एक पल के लिए मुझसे दूर ना रहो, और जो मैं चाहता हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए हासिल करके रहता हूँ। रुद्र अपने मन में कहता है। रुद्र के ऐसा करते ही मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है। मीरा उसकी बातों का मतलब समझना चाहती थी, लेकिन वो कोशिश भी कर रही थी। उसे इस तरह उलझा हुआ देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिस त्रिपाठी, तुम ज्यादा अपना दिमाग यूज मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहता हूँ और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। रुद्र ये बोलकर उसके फोरहेड को चूमता है और वहां से चला जाता है, मीरा को अपने बारे में सोचने के लिए छोड़कर। मीरा अवाक सी वहीं खड़ी रह जाती है और वो दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से अभी अभी रुद्र गया था। होटल। आलिया होटल के रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट कैबिन में बैठी थी और वो वहां बैठकर रुद्र की दादी का इंतजार कर रही थी। आलिया उसकी दादी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर रुद्र की दादी को इंप्रेस जो करना था, जिससे रुद्राक्ष के दिल तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए और वो उसे अपना बना सके। बस एक बार ये रुद्राक्ष की दादी मेरे काबू में आ जाए, फिर तो मुझे मिसेस रुद्राक्ष सिंह राठौर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आलिया अपने मन में खुश होते हुए कहती है। तभी आलिया की नजर सामने की तरफ जाती है जहां से रुद्र की दादी काव्या और रोहित आ रहे थे। दादी को देखते ही आलिया की आंखों में खुशी और चमक आ जाती है। दादी, काव्या और रोहित तीनों आलिया के बुक्ड प्राइवेट कैबिन में पहुंचते हैं। आलिया उन्हें देखकर उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ी होती है। उसके खड़े होते ही दादी की नजर आलिया की ड्रेस पर जाती है। आलिया ने रेड कलर की शॉर्ट बैकलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जो मुश्किल से ही उसके शरीर को ढक पा रही थी। दादी को आलिया का इस तरह अंग प्रदर्शन अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जानती थी कि आजकल के ज्यादातर बच्चों का ड्रेसिंग सेंस यही तो है, इसलिए उसने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लगता है इनके पास कपड़ों की कमी है, आलिया को देखकर काव्या अपने मन में कहती है। आलिया दादी को ग्रीट करने के लिए दादी के पास आती है। तभी रोहित, जो दादी के बराबर में खड़ा था, गलती से उसका हाथ टेबल पर रखे कांच के ग्लास से टकरा जाता है, जिससे ग्लास का पानी आलिया की ड्रेस के ऊपर गिर जाता है और आलिया की ड्रेस गीली हो जाती है। ये देखकर आलिया गुस्से में अपने आपे से बाहर चली जाती है। आर यू ब्लाइंड? दो कौड़ी के इंसान, तुमको क्या दिखाई नहीं देता है? देखो तुमने क्या कर दिया, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। जानते भी हो ये ड्रेस कितनी महंगी है, तुम्हारी सैलरी भी इतनी नहीं होगी। आलिया गुस्से में रोहित को सुना देती है। आलिया को अपने गुस्से में ध्यान ही नहीं रहता है कि जिस दादी को वो इंप्रेस करना चाहती थी, उन्हीं के सामने अनजाने में आलिया ने अपना असली रूप दिखा दिया है। रोहित पलटकर आलिया को कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि एक तो वो लड़की थी और दूसरा वो उसके बॉस की बिजनेस पार्टनर भी थी। लेकिन रोहित से आलिया को इतनी बदतमीजी से बात करते हुए देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर दादी इस वक्त यहाँ नहीं होती ना, तो वो उसका मुंह तोड़ देती। आलिया की इतनी बदतमीजी को देखकर दादी का भी सब्र खत्म हो जाता है। आलिया, तमीज से बात कीजिए। अगर रोहित आपको पलटकर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर आपकी ड्रेस खराब नहीं की है, उनका हाथ गलती से गिलास से टकरा गया था, इसलिए आप अभी अपनी गलती के लिए रोहित से माफी मांगिए। दादी एक तेज आवाज में आलिया से कहती है। ये सुनकर आलिया चौंक कर दादी को देखती है। उसे ऐसी बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि दादी उसे कुछ ऐसा कह देंगी। दादी, आप हमें एक मामूली से नौकर के लिए माफी मांगने के लिए कह रही हैं? आलिया गुस्से में बोलती है। आलिया, दादी तेज आवाज में बोलती है, जिससे आलिया का शरीर डर से हिल जाता है। रोहित कोई नौकर नहीं है, वो हमारे पोते हैं, आप समझी? जितना प्यार हम रुद्र से करते हैं, उतना ही प्यार हम रोहित से करते हैं, और हमारे पोते से इतनी बदतमीजी से कोई बात करे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए रोहित से अभी की अभी माफी मांगिए। दादी सख्त लहजे में बोलती है। जो कुछ भी दादी ने बोला उसे सुनकर रोहित अपना चेहरा उठाकर दादी की तरफ देखता है। वो एक अनाथ था, लेकिन दादी ने हमेशा हमेशा उसे रुद्र के जैसा ही प्यार और सम्मान दिया था। जब दादी ने आलिया से कहा कि रोहित उनका पोता है, तो उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे तुरंत उसने छुपा लिया था, जिससे उसकी नमी को कोई देख न सके। लेकिन देखने वाली कोई थी तो वो थी काव्या। आलिया, माफी मांग ले, वरना आज तेरा रुद्राक्ष को हासिल करने का सपना एक पल में टूट जाएगा। एक बार हमारी शादी रुद्राक्ष से हो जाए, फिर इस बुढ़िया और इसके नौकर पोते से अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। आलिया अपने मन में कहती है। सॉरी। आलिया बहुत धीमी सी आवाज में दांतों को पीसते हुए रोहित से कहती है। इट्स ओके मैडम। रोहित पोलाइटली बोलता है। आलिया, आप जाकर अपनी ड्रेस बदल लीजिए, हम फिर कभी आपसे मिल लेंगे, दादी कहती है। और फिर काव्या और रोहित वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाते ही आलिया गुस्से में बहुत जोर से अपना हाथ टेबल पर मारती है और उस टेबल पर रखी क्रॉकरी नीचे गिरकर चूर चूर हो जाती है। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में रुद्र के कहे शब्द घूम रहे थे। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ मिस त्रिपाठी, लेकिन अब तुम मेरे पास खुद आओगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मीरा इन बातों को सोच सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उसने सोचा कि सोनू के घर वापस आने पर इसके बारे में वो जरूर से बात करेगी। मीरा अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। मीरा जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है और सामने से सोनू तुरंत मीरा के गले से लग जाती है।
मीरा 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। सोनू खुश होते हुए मीरा को घुमाते हुए बोलती है, सोनू रुक जा नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएगा। मीरा उसे रोकते हुए कहती है। सोनू रुक जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है तू। मीरा उससे बोलती है, मीरा बात ही बहुत खुशी की है यार, एक नहीं दो खुशी की बात है। सोनू खुश होते हुए कहती है, अच्छा जल्दी से बता। मीरा बोलती है, जय ने दिल्ली में जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया था ना, वहाँ उसका मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और हमारी शादी की डेट परसों की फिक्स हो गई है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मीरा, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। सोनू खुश होते हुए कहती है, अरे वाह सोनू, मैं सच में तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तू है ही इतनी प्यारी, इसीलिए तू ये सब डिजर्व करती है। समझ रही है ना? मीरा नम आंखों से बोलती है, सोनू इतनी खुश है, मैं अपनी परेशानी से बताकर इसकी खुशियों को बेकार नहीं कर सकती हूँ। हम दोनों ही अनाथ हैं, अब जब सोनू को इतनी सारी खुशियां मिलने वाली है तो मैं अपनी वजह से उसकी खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। सोनू को इतना खुश देखकर मीरा अपने मन में कहती है, ए तू ऐसे ही रोएगी तो मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी, और ना ही तुझे छोड़कर कहीं जाऊंगी। तू जानती है ना मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती हूँ। सोनू उसे गले से लगाते हुए बोलती है, अच्छा बाबा अब नहीं रोऊंगी, चल अब बहुत बहुत लेट हो गया, सुबह जल्दी भी तो उठना है। मीरा बोलती है, हाँ चल। सोनू बोलती है। दोनों ही सोने के लिए चली जाती है, सोनू अपनी खुशियों के साथ और मीरा अपनी परेशानियों के साथ। अब आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 20, इश्क की दीवानगी। रुद्र वापस होटल आता है। वापस आते ही वो अपने रूम में रोहित को बुलाता है। रोहित, कल रात को जेट रेडी रखना, कल हम मुंबई वापस जा रहे हैं। रुद्र उसे सब दादी और काव्या की सुरक्षा के लिए कहता है। रुद्र वापस मुंबई जाने वाला था और इस बार साथ में दादी और काव्या भी उसके साथ मुंबई जा रही थी। वो वापस राजस्थान नहीं जा रहे थे। दादी और काव्या को बता देना कि कल हम मुंबई वापस जा रहे हैं, और हाँ मिस माहेश्वरी को भी बता देना कि हम आगे प्रोजेक्ट पर मुंबई में काम करेंगे। रुद्र बोलता है, यस सर, रोहित ने कहा। रोहित ये बोलकर रुद्र के कमरे से चला जाता है। रुद्र सोफे से उठकर अपना कोट उतार देता है, टाई को ढीला करके उसे और अपनी शर्ट को भी उतार देता है। रुद्र शर्टलेस होकर विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है और विंडो से बाहर के व्यू को देखने लगता है। इस बार मैं बनारस से मुंबई अकेले नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ तुम भी जाओगी मीरा, वो भी हमेशा के लिए मेरी बनकर। रुद्र अपने मन में कहता है, और इन पेपर्स पर साइन करके तुमने खुद इस बात पर मोहर लगा दी है। रुद्र अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स पर मीरा की साइन देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है मीरा, तुम्हारा हर रास्ता, तुम्हारा हर सफर, तुम्हारी हर मंजिल, सब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझ तक ही पहुंचाएंगी। तुम जहां जाओगी मुझे ही पाओगी। रुद्र बाहर देखते हुए कहता है। अगली सुबह हर दिन की तरह मीरा सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर मंदिर जाती है और पूजा करके वापस घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि सोनू अभी तक सो रही थी। हे महादेव, इस लड़की का क्या होगा? बताओ, कल इसकी शादी है और ये यहाँ बिस्तर पर फैल कर सो रही है, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। मीरा कमरे के अंदर आते हुए सोनू को देखकर बोलती है, सोनू सोनू उठ जा, आज हमें सामान खरीदने के लिए बाजार जाना है। तुझे ये याद है कि नहीं कि तेरी कल शादी है? या सोने के चक्कर में वो भी भूल गई है? मीरा उसकी चादर को सोनू के ऊपर उठाते हुए कहती है। जैसे ही मीरा चादर उठाती है तो सोनू को देखकर मीरा चौंक जाती है। मीरा देखती है कि सोनू जागी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो रो रही थी। मीरा उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है। मीरा बेड पर उसके पास बैठ जाती है। सोनू सोनू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मीरा उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए परेशान होकर कहती है, क्योंकि कल के बाद मुझे ऐसे कोई जगाने के लिए नहीं होगा ना, कौन मुझे ऐसे डांट कर जगाएगा, कौन जगाएगा? सोनू रोते हुए कहती है और मीरा के गले से लग जाती है। अरे बस इतनी सी बात पर कौन रोता है भला? मीरा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, तुझे ये इतनी सी बात लग रही है? सोनू झटके से उससे दूर होते हुए कहती है, जैसे कोई बच्चा शिकायती लहजे में बोल रहा हो। और क्या, मैं तुझे इसका सॉल्यूशन बताई थी ना कि तू बस जल्दी से दिल्ली जाकर मेरे लिए एक अच्छा सा मस्त सा लड़का ढूंढ लेना जो तेरे पड़ोस में रहता हो, या फिर कोई जय का दोस्त होगा तो भी चलेगा, मैं उससे शादी कर लूंगी और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। मीरा मुस्कुराते हुए शैतानी से कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ, फिर तू हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगी। चल मैं तैयार होकर आती हूँ। सोनू ये बोलकर मीरा के गाल पर किस करके तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है। उसके जाते ही मीरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं जो इतनी देर से उसने रोके रखे थे। सोनू से दूर होने का दर्द मीरा को तो बहुत था, पर उसके सामने वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। मीरा तो सोनू के सामने बिल्कुल नहीं रोएगी, कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक सोनू को जरा भी नहीं रोने देना है, जरा भी नहीं। मीरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने मन में कहती है। सोनू कुछ देर बाद तैयार होकर बाहर हॉल में आती है और फिर दोनों नाश्ता करती है। आज दोनों ने होटल से छुट्टी ले ली थी। सोनू ने जॉब से रिजाइन कर दिया था। उसने कल ही आशीष को कॉल करके अपनी शादी के बारे में बता दिया था, इसलिए सिर्फ मीरा ने ही कल की ही छुट्टी ली थी। नाश्ता करने के बाद वो दोनों बाजार शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। होटल। गुड मॉर्निंग दादी। रुद्र दादी के रूम में आते हुए दादी से कहता है, गुड मॉर्निंग बेटा। दादी प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहती है, आइए रुद्र बैठिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। दादी सोफे पर बैठते हुए कहती है, जी दादी बोलिए। रुद्र भी बैठते हुए कहता है, बेटा अब आपको नहीं लगता कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? अब आपकी शादी की उम्र हो रही है। आप जानते हैं कि आपके माँ पापा के जाने के बाद आप और काव्या ही हमारे जीने का सहारा है। काव्या भी शादी के काबिल हो गई है, आप उनके बड़े भाई हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपने परपोते या परपोती को अपने गोद में खिलाएं। अब आपको शादी के लिए सोचना चाहिए बेटा। दादी थोड़ी हताश होकर बोलती है, लेकिन दादी रुद्र आगे कुछ बोलने ही वाला होता है। लेकिन कुछ नहीं रुद्र, अगर आपको कोई लड़की पसंद नहीं है तो हमें बताइए, क्योंकि हमें एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की आपके लिए पसंद कर ली है। आप हाँ कर दे तो हम उनसे बात कर लेंगे, दादी ने कहा। ये बोलते वक्त दादी के मन में मंदिर में मिली मीरा की तस्वीर चल रही थी। मीरा दादी को रुद्र के लिए बहुत पसंद आई थी और उससे इस बारे में वो बात करने वाली थी। इधर शादी की बात सुनते ही रुद्र उसके दिलो दिमाग में सिर्फ मीरा ही घूमने लगती है। मीरा को सोचते ही रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। दादी आपको इस बात का जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ना ही मेरे लिए ना ही काव्या के लिए। मैंने आपकी बात कभी टाली नहीं है, बस मैं कुछ और टाइम चाहता हूँ। रुद्र अपनी दादी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ठीक है आप कह रहे हैं तो हम इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद हम आपकी एक भी नहीं चलने देंगे, समझ गए आप? दादी झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, ओके दादी। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है और आगे बढ़कर दादी के फोरहेड पर किस करता है और उनके रूम से चला जाता है। रुद्र अपने कमरे में आता है। आज उसे पता था कि आज मीरा होटल नहीं आई है क्योंकि उसके दोस्त की शादी है। रुद्र भी आज उसे कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपना ऑफिस वर्क करने लगता है।
मीरा, आज तुम्हारा बनारस में आखिरी दिन है, तो तुम आराम से अपना दिन एंजॉय करो। रुद्र मन ही मन कहता है। इधर आलिया को जब पता चलता है कि रुद्र कल वापस मुंबई जा रहा है, इस बात को सुनकर आलिया बहुत खुश हो जाती है कि मुंबई जाने के बाद वहाँ पर दोनों ऑफिस में एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे और वहाँ पर उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब उसे ये मालूम चलता है कि दादी भी रुद्र के साथ मुंबई जा रही है, तो उसे दादी से चिढ़न सी हो जाती है। उसे गुस्सा आने लगता है। मुझे वो बुढ़िया बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जहाँ तक मुझे उसके कल के बिहेवियर से लगता है, वो भी मुझे नापसंद करने लगी होगी। आई स्वेयर, वो बुढ़िया मेरे मिसेस रुद्राक्ष सिंह राठौर बनने के सपने के रास्ते में कांटा जरूर बनेगी। मुझे कुछ भी करके उस बुढ़िया को इंप्रेस करना ही होगा, ताकि आगे चलकर वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करते। आलिया मन ही मन दादी को कोसते हुए कहती है। शाम का वक्त, मीरा और सोनू पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद शाम को घर वापस लौट कर आते हैं। वो आज बाजार में सामान लेते वक्त इतना ज्यादा घूमे थे कि दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। उन्होंने शादी के लिए सोनू के लिए एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर सी साड़ी खरीदी थी और उसके साथ ही हल्की फुल्की ज्वेलरी ली थी, क्योंकि जय और सोनू की शादी बहुत ही सिंपल होने वाली थी। जय और सोनू ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था और उनके इस फैसले से किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। सोनू, तू और जय कल क्या दिल्ली के लिए निकल जाओगे? मीरा बाजार से लाए सामान को लगाते हुए कहती है। हाँ मीरा, क्योंकि जय को 2 दिन बाद ही कंपनी में जॉब ज्वाइन करनी है, इसलिए मैं, जय और माँ हम कल ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और फिर वहां जाकर घर में भी तो सामान सेट करना है। सोनू भी सामान रखते हुए कहती है। तो तू अपना सामान जल्दी से बैग में डाले, मैं मदद कर देती हूँ इसमें तेरी। मीरा ये बोलकर सोनू का सामान लगाने में उसकी हेल्प करती है। वो दोनों सामान लगाती है। सोनू अपना कोई काम करने में बिजी हो जाती है और मीरा किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। आज मीरा, सोनू और बाकी कामों में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो रुद्र के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।